हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं जैव विविधता व संरक्षण का अगला भाग, जो सबसे अधिक यूपी बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इससे बहुत इससे अधिक प्रश्न आते हैं, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। तो इससे सीटेट, केवीएस और यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी, यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और यूपी टेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकंड बायोलॉजी टीचर्स वैकेंसी आ चुकी हैं। उनमें भी यह बायोलॉजी से जो भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो इन्हें अवश्य पढ़ें, क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रश्न फंसेंगे। और यूपी बोर्ड में तो सबसे अधिक क्वेश्चन, चाहे वो अतिलघु उत्तरी हो, निश्चित उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो और ऑब्जेक्टिव टाइप के हों, वो इससे क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, इसलिए इन्हें से पढ़ें, अनदेखा न करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बायोस्फीयर संरक्षण क्षेत्र। जो बायोस्फीयर संरक्षण क्षेत्र होते हैं वे मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, जिन्हें जीव मंडल आर्द्र क्षेत्र भी कहती हैं। इनमें पहला होता है जीव मंडल आर्द्र क्षेत्र। तो सबसे जो होता है, जो सबसे बीच का होता है उसे हम सेंटर जोन सेंटर सेंटर जोन कहते हैं। सेंटर जोन, जिसे केंद्रीय क्षेत्र भी कहती हैं। केंद्रीय क्षेत्र या कोर क्षेत्र, यह पूरी तरह से वर्जित होता है। पूर्ण इसमें मानवीय क्रिया पूर्णतः वर्जित होती हैं, जबकि यह होता है बफर जोन। ये बफर जोन होता है। तो बफर क्षेत्र या बफर जोन में सांस्कृतिक जो भी क्रियाकलाप होती हैं, उनमें जो शिक्षा से संबंधित या सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अनुसंधान, इसकी छूट होती है। जबकि जो लास्ट का होता है बाहरी, और उसे कहते हैं हम मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन को परिचालन क्षेत्र भी कहती हैं। परिचालन क्षेत्र भी कहती हैं। तो इसमें मानवीय क्रियाएं पर प्रतिबंध नहीं होता है, और इसमें मानव क्रियाकलाप कर सकती हैं। इसमें खेती कर सकती हैं, फसलें उगा सकती हैं, पशु चरा सकती हैं। तो इस प्रकार यह वायुमंडल आरक्ष क्षेत्र है। तो जिसे जीव मंडल आरक्ष क्षेत्र भी कहती हैं। सर्वप्रथम नीलगिरी जीवमंडल आरक्ष क्षेत्र भारत में घोषित किया गया है, नीलगिरी। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जंतु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। भारत में वर्तमान में 14 राज्यों में 30 प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किए गए हैं। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में लागू हुई थी। 1973 में इसकी स्थापना, जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी, वो 1973 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 5 बाघ प्रोजेक्ट, इसलिए इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगला देखते हैं जैव विविधता। ये शब्दावली है। शब्दावली, तो जैव विविधता पहली शब्दावली है। शब्दावली जैव विविधता किसे कहती हैं? तो पृथ्वी पर
जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगली है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा निर्देशित वह बुक है जिसमें विलुप्त जीव जंतु तथा विलुप्ति के कगार पर जो भी जीव जंतु या जीवधारी हैं तो उन्हें एक रिकॉर्ड के रूप में सूचीबद्ध करना ही रेड डाटा बुक कहलाता है, सूचीबद्ध। अगला है संरक्षण। तो वन्य संपदा को उपयोग में लेते हुए निरंतर संरक्षित बनाए रखना ही संरक्षण कहलाता है, यानी जीव जंतुओं को, वन्य संपदा को, जीवधारियों को आदि को हम निरंतर संरक्षित करना ही संरक्षण कहलाता है। अगला है जीन पूल। तो एक जाति के समस्त जीवों में पाए जाने वाले जीन समूह को ही जीन पूल कहती हैं। एक जाति है, इसके समस्त जीन पूल, समस्त जीवों में पाए जाने वाले जीन समूह को जीन हो गए, तो इन समूह को जीन समूह को ही जीन पूल कहती हैं, जीन पूल। तो इसमें जो भी जीन है तो एक समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं, उसे ही हम एक समूह के रूप में जीनों का पाए जाना ही जीन पूल कहलाता है। अगला है जीन बैंक। वन्य जीवों के रूप में आनुवंशिक पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखना तथा प्रयोगशाला में भी इनकी आनुवंशिक पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे ही हम जीन बैंक कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान, जीन बैंक, जीव मंडल प्रारक्षण यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां संपूर्ण पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक क्षेत्र को संरक्षित किया जाए तो उसे जीव मंडल आरक्षण क्षेत्र कहते हैं। भारत में नीलगिरी सबसे जीव मंडल नीलगिरी का जो जीव मंडल है वो भारत का सबसे पहला जीव मंडल है, आरक्षित क्षेत्र है। तो अगला देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों के समुदाय या संपूर्ण जीव समूह को जहाँ संरक्षित किया जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहती है। यहाँ मानव की क्रियाएं जो होती है वो प्रतिबंधित होती हैं। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें मानव, जो इसकी स्थापना तो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसमें मानव की क्रियाओं पर प्रतिबंध होता है। इसमें ना मानव खेती कर सकता है, ना उसमें अपनी व्यक्तित्व भूमि रख सकता है। तो इसमें मानव की सभी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो 1936 में स्थापित हुआ था, जिसका नाम है तो यानी 1936 पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन होने के बाद यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में तो इसका नाम है जिम या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। और जबकि विश्व का है वो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का है वो प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। अगला है अभयारण्य। यह एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जहाँ जाति विशेषों को ही संरक्षित किया जाता है तथा कुछ मात्रा मानव क्रियाकलाप अनुमति होती है। तो इसमें मानव अपनी भूमि रख सकता है, खेती कर सकता है, फसल उगा सकता है, पशु चरा सकता है, लेकिन इससे जीव जंतुओं को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, हानि नहीं हो, तो ऐसी क्रियाकलाप में इसमें मानव कर सकता है। तो इस 448
भारत में सेंचुरी है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 96 भारत में है। अगला है वन्य जीव। तो वन्य जीव वे सभी जीव जो मानव निर्मित नहीं है, वे पालतू नहीं है, उन्हें वन्य जीव कहा जाता है। तो वन्य जीव वे जीव होते हैं जो मानव निर्मित नहीं है और पालतू नहीं है, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों कंपोनेंट के नाम। तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक हैं: आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। अगला है पारिस्थितिक किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करती हैं। तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं: अन्य जातियों खोज की दर और उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय के जातीय समृद्धि की सांख्यिकी तुलना कीटों की खोजी गई जातियों से करके पृथ्वी कुल जातियों का अनुमान अनुमान लगाया जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है। तो क्यों मिलती है, तो इसके उत्तर है नंबर 1, लंबे समय या लाखों वर्षों तक आबादित क्षेत्र रहने के कारण यहाँ विभिन्न जातियों का विकास व विविधता के अच्छे अवसर मिले। कम मौसमी परिवर्तन के कारण स्थिर पर्यावरण में जैव विविधता में वृद्धि होती है। अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण उत्पादन अधिक होता है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं चौथा, जातीय क्षेत्र संबंध में समाश्रयण की ढलान का क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये बहुत ज़्यादा डीपली है, क्योंकि पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने खोज कर पता लगा कि जेड का मान 0.1 से 0.2 के परास में होता है, चाहे कोई भी वर्ग की समूह या क्षेत्र हो। तो ये आता नहीं है। अतः ढलान जितनी तिरछी होगी जैव विविधता उतनी ही अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन इसे याद रखें। अतः ढलान जितनी तिरछी होगी और जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी, तो इतना याद रखें इसमें। और अगला है पांचवा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य क्या कारण है। तो इसके निम्न कारण है। इसके मुख्य कारण निम्न कारण है। एक तो जैव आवासों की क्षति, यानी उनके आवास जो रहने के उन्हें आवासों की क्षति, उनका विखंडित होना, अत्यधिक दोहन और विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता और विक्षुब्धता और प्रदूषण। अगला है पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो जिस पारतंत्र में जलीय विविधता जितनी अधिक होती है वह पारतंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। ऐसा पारतंत्र उत्पादकता में अधिक स्थायी होती है तथा इनमें बाढ़ जैसे व्यवधानों के प्रति अधिक सहनशीलता होती है। अतः यदि जैव विविधता अधिक होती है तो पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित नहीं होता है। विभिन्न पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो इस प्रकार ये कोई यदि पोषण स्तर या खाद्य श्रृंखला कोई भी घटक नष्ट होता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला ही प्रभावित हो जाती है। तो इससे ही पारतंत्र कार्यों के लिए जैव विविधता अधिक उपयोगी होती है। तो अगला है पवित्र उपवन क्या है, इनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। तो पवित्र उपवन वनों के विभाग होती हैं जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उत्पन्न किए गए हैं। जो धार्मिक स्थल होती हैं उनके चारों ओर स्थित होती हैं, उन्हें हम पवित्र उपवन कहती हैं। ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मेघालय, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इनसे संकटग्रस्त, दुर्लभ और आदि जो भी जंतु जातियों के संरक्षण में मदद होती है, इसीलिए इन्हें पवित्र उपवन कहती हैं। अगला है
अगला है पारतंत्र के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आती है। किस प्रकार पारतंत्र के जैविक घटकों के द्वारा पूर्ण होती है? तो एक पारतंत्र के जैविक घटकों में सभी पादप और जंतु सम्मिलित रूप से आते हैं। पादपों से बाढ़ मृदा अपरदन रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि इनकी जो भी जड़ें होती हैं पादपों की, वो मृदा को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। अगला है पादपों की जाति विविधता 22% है, जबकि जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक जैव विविधता मिलती है? तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। पादप गतिशील नहीं होती हैं। पादप एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, उनमें गमन नहीं पाया जाता है। और जबकि जंतुओं में गमन होता है, जिससे वे प्रवास माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास से अपने आप को बचा लेती हैं। अगला है जंतुओं में पाए जाने वाला तंत्र का तंत्र उन्हें अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे वे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर उनसे बच सकते हैं और अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेती हैं। अगला है क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहती हैं? क्या आप इसे उचित समझ सकते हैं? तो ये सही है। मनुष्य के लिए जो भी घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जो भी अनुपयोगी होते हैं, जो भी हानिकारक होते हैं, तो मनुष्य या अन्य जीव जातियों को जानबूझकर नष्ट करना आवश्यक होता है और उचित भी है। जैसे HIV वायरस है, प्लाज्मोडियम है, अनेक संक्रामक बीमारी विषाणु जीवाणुओं से होती है, तो इन्हें भी हम नष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिससे हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये हमारे अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो IUCN का विस्तृत रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो इसका पूरा नाम है, तो ये देख लेना, पूरा नाम इंटरनेशनल IUCN का पूरा नाम है। तो अब देखते हैं किस वैज्ञानिक ने वैश्विक जाति विविधता में जातियों की लगभग संख्या 7 मिलियन बताई या 70 लाख बताई? तो रॉबर्ट मेह इसका सही है। विश्व की जैव विविधता को भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 8.1% है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विविधता घटती है, क्योंकि वहाँ तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान गिरावट आती है, जिससे विशिष्ट अनुकूलित जीव ही इन क्षेत्रों में रह पाते हैं। जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, वे जीव इस क्षेत्र में जीवित रह पाते हैं। अगला है भारत में पक्षियों की लगभग कितनी जातियां हैं? तो 1200 जातियां हैं। 1200 जातियां हैं। अगला है किस वैज्ञानिक के अनुसार कृषि क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है? तो जर्मन प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इसके द्वारा बढ़ती है। अगला है हम्बोल्ट द्वारा बताए गए सिद्धांत को समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये समीकरण है log s बराबर log c प्लस जेड log a। अगला है डेविड टिलमैन द्वारा किए गए प्रयोगों से आप क्या परिणाम निकालती हैं? तो जिन क्षेत्रों में जाति विविधता अधिक होती है, उनके जैव भार में विभिन्नता कम आती है तथा जैव विविधता बढ़ने से उस क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला है पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिख कहाँ के निवासी थे? उन्होंने कौन सी परिकल्पना की थी? तो ये स्टैकफोर्ड के थे और उन्होंने ब्रेवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तुत की। अगला है पृथ्वी के जन्म से अब तक कितनी बार पृथ्वी पर व्यापक विलोपन घटना होती हैं? ये 5वीं बार नहीं, बल्कि 6वीं बार ऐसी घटनाएं, व्यापक घटनाएं पृथ्वी हो चुकी हैं। तो 6वीं बार का जो व्यापक घटनाएं थी, वो 100 से 1000 गुना तेज
थी। अगला है मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के क्या कारण जो तेज हो रही है उसमें क्या ये जिससे मानव के क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में हो रहे नुकसान के कारण हैं। मतलब पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है तो अमेजन के वर्षा वनों को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अमेजन के वर्षा वन में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे 20% ऑक्सीजन यह उपलब्ध कराती हैं। हालांकि किस विदेशी जाति की मछली पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के परतंत्र को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया तो नील नदी की मछली नाइल पर्च ने। अगला कौन सी विदेशी जाति ने भारत की असलकमीन कैटफिश जाति के लिए विलुप्ति का खतरा उत्पन्न कर दिया है? तो अगले का उत्तर है अफ्रीकन कैटफिश कलेरियस गैरिपाइनस। अगला है सह विलुप्तता को परिभाषित कीजिए। तो जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित दूसरी जाति भी स्वतः ही विलुप्त होती है, तो उसे हम सह विलुप्तता कहते हैं। ये अतः एक जाति के साथ दूसरी जाति का लुप्त या विलुप्त होना ही सह विलुप्तता कहलाता है। अमेजन को क्यों पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यह वर्षावन वायुमंडल को लगभग 20% O2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हम अमेजन को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 90 नहीं है, 96 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 448 प्राणी विहार या सेंचुरी है। अगला है भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य या सेंचुरी हैं? 448। संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट? 34। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और कहाँ हैं? 3। पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला है निम्न तापीय परिरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जो निम्न तापीय परिरक्षण हुआ है जिसमें शुक्राणु, अंडाणु, जंतु, पादप कोशिका, ऊतकों, भ्रूणों को -196 डिग्री सेल्सियस ताप या द्रवित नाइट्रोजन पर संरक्षित रखने को ही हम निम्न ताप परिरक्षण कहते हैं। IUCN का विस्तृत नाम लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ है। अगला है सहविलुप्तता। तो ये आप सहविलुप्तता वह विलुप्तता है जिसमें एक जीव विलुप्त हो रहा है तो उस पर आश्रित दूसरा जीव या दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती, तो उसे हम सहविलुप्तता कहते हैं। जैसे एक परपोषी मछली की प्रजाति के विलुप्त होते ही उसकी परजीवी भी विलुप्त होने लगती है। अगला है विदेशी जाति क्या होती है? तो वे जाति जिन्हें किसी एक भौगोलिक स्थल से ले जाकर उसके मूल स्थान से किसी दूसरी जगह पर प्रवेश कराया जाता है तो ऐसी जाति को विदेशी जाति कहती हैं। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता वह विविधता है जिसमें मतलब जब संसार में पाए जाने वाले जीवधारियों में जो भी भिन्नताएं पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अगला है हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट वे विशिष्ट स्थल हैं जहां स्थानिक जातियों की बहुलता होती है, साथ ही इसमें कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो लुप्त होने के कगार पर होती हैं। ऐसे स्थानों को जैव विविधता कहती हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहती हैं। अगले है भारत के उन हॉटस्पॉटों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हैं। तो पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा को इंडिया और बर्मा से जुड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट श्रीलंका भारत और श्रीलंका से जुड़ी हैं। अगला है भारत में किस जगह पर उभयचरों की सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं? तो पश्चिमी घाट में। आनुवंशिक विविधता क्या है? आनुवंशिक विविधता का तात्पर्य एक ही जाति में पाई जाने वाली भिन्नता से है। जैसे सर्पगंधा की अनेक किस्में हिमालय में पाई जाती है, उससे अलग अलग किस्मों से अलग अलग सांद्रता वाली रेसरपाइन या नामक रसायन प्राप्त होता है जिसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। इसी प्रकार भारत में एक 50 जाति
2 लाख तक इसकी चावल की जातियाँ पाई जाती है और आम की लगभग 1,000 जातियाँ पाई जाती हैं। तो आनुवंशिक विविधता जीन एलील्स में विविधता के कारण उत्पन्न होती है। अगला है रेस रेसर रसायन प्राप्त होने वाले पादप का नाम वैज्ञानिक नाम है रिवॉल्फिया वोमिटोरिया, जिसे सर्पगंधा कहती हैं। भारत के किन्हीं 2 प्राणी उद्यानों के नाम बताइए। तो केवला घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में, पेरियार परिविहार केरला में और चंबल सफारी उत्तर प्रदेश। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द किसने दिया तो एडवर्ड विल्सन ने, इसलिए एडवर्ड विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब है पवित्र उपवन किसे कहती हैं। ये ऐसे स्थल जहाँ पर पादपों जंतुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व होता है। लोग वन्य पादपों से जंतुओं की पूजा करते हैं। वन्य पादपों जंतुओं का सांस्कृतिक लोग वन्य पादपों जंतुओं की पूजा करते हैं तथा उनके संरक्षण को अत्यधिक महत्व देते हैं। उसे ही हम पवित्र वन कहते हैं। जैसे मेघालय की खासी जनजाति और मेघालय की खासी व जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय की खासी व जैंतिया पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा, बस्तर आदि इसी प्रकार के पवित्र उपवन क्षेत्र हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर का सम्मेलन संबंध था। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण, यानी इसका संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसका संबंध है। अगला है रेड डाटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो इसका विलुप्त पौधे एवं जंतुओं का, तो इसका सी सही है, विलुप्त और पौधे एवं जंतुओं का। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, बी इसका सही है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। अगला है निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उपवन में बाघ की एक निवासी नहीं है। बाघ एक निवासी नहीं है, तो इसका सी सही है, गिर में नहीं है। अगला है निम्न से किसे राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया जाता है। तो सी सही है, दोनों को, ए और बी, यानी फ्लोरा और फौना। समस्त पादपों को एक शब्द है जिसे हम फ्लोरा कहते हैं और समस्त जंतुओं को हम एक शब्द में फौना कहते हैं। समस्त पादपों के लिए एक शब्द है जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, समस्त जंतुओं के लिए एक शब्द है जिसे हम फौना कहते हैं। रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई है। तो यह डी सही है, इसका IUCN द्वारा। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट सही है, इसका सी सही है। संकटग्रस्त प्रजातियों के एक्स2 संरक्षण विधियों में से एक विधि है, तो इसका सी सही है, यानी निम्न तापी परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला है नवा देखते हैं, वन्य जीवन है, तो इसका पहला ही सही है। मनुष्य, पालतू जानवर तथा फसलों के अतिरिक्त जो संपूर्ण बायोटा, यानी मनुष्य और पालतू जानवर फसलों के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जो उसे हम वन्य जीवन कहते हैं। अगला है वनस्पति उद्यानों का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका भी सी सही है, वनस्पति उद्यान जर्म प्लाज्म एवं स्थानीय एक्सटिव संरक्षण करते हैं। अगला भारत में तप्त स्थल भी उपस्थित होते हैं, कितने हैं। तो इसका सी सही है, 3 भारत में हॉटस्पॉट 3 पाई जाती हैं। अगला है आवास नष्ट होना और टूटना, अधिक शोषण, बाहरी जाति का आक्रमण। अगला है आक्रमण सह अस्तित्व किसके लिए उत्पन्न होता है। तो ये इसका सी सही है, जैव विविधता के लिए। अगला है भारत में 2 हॉटस्पॉट उत्तर पूर्व हिमालय तथा पश्चिम घाट में पाई जाती हैं।
जिनमें अधिकता किसकी होती है, तो इसका सी सही है, उभयचर सरीसृप। उभयचर सरीसृप कुछ स्तनधारियों की तितली पुष्पी पादप। अगला है, अपने देश में एक ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनमें जैव विविधता सर्वाधिक होती है, तो इसका ये सही है, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। अगला, भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन होने के साथ जो 2000 में विभाजन हुआ, जिससे नया राज्य बन गया उत्तराखंड। तो वर्तमान में यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, निम्न में से किसी एक को स्थानीय संरक्षण सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्न में से किसी एक को स्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसमें डी सही है, बॉटेनिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान को। कुल भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर आवास की विविधता को क्या कहती हैं, जिससे सी सही है, इसका गामा विविधता कहती है। निम्न में से किसके कारण ट्रॉपिकल देशों में स्पीसीज विविधता में कमी आ रही है, तो इसका भी सी सही है, अवनीकरण है, अवनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। अगला है, वह कौन सी जातियां हैं जिनका यदि शीघ्रता से संरक्षण नहीं किया जाए तो वह विलुप्तीकरण के बहुत नजदीक होगी, तो इसका संकटापन्न स्पीस, इसका ये सही है। रेड डाटा बुक की सूची में स्पीसीज होती है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या सत्य है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए बी सही है, इसमें मानव क्रियाकलाप की अस्वीकृति। तो 23 का देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के किस भाग में सीमित मानव क्रियाओं की अनुमति होती है, तो इसका बी सही है, बफर जोन में सीमित मानव क्रियाओं की अनुमति होती है। जबकि 24 का है अन्य वन्य 24 का वन्य जीवन के विलोपन के संबंध में मनुष्य की सबसे प्रमुख क्रिया, तो इसका ए सही है, प्राकृतिक आवास में परिवर्तन या विनाश। और 25वां, निम्न में से कौन सी संरक्षण की सुस्थानीय विधि है, तो इसमें ए सही है, राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, वह देश जिसने वातावरण के संरक्षण के लिए पहली विश्व पृथ्वी समिति गठित की, तो ब्राजील। और संकटमयी स्पीसीज होती है, तो इसका विलुप्त अनुचित तथा दुर्लभ स्पीसीज, इसका डी सही है। तो इस प्रकार ये हमने आज जैव विविधता व संरक्षण चैप्टर का पूरा रिवीजन कर चुके हैं, तो इससे बहुत प्रश्न फंसेंगे, इसे जरूर पढ़ें, अनदेखा न करें। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो आपको उपलब्ध होती रहें। नमस्कार, धन्यवाद, ओके।